This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as ACAS. And nowadays on YouTube channel नीट विनायक। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा एनिमल किंगडम हमने कंप्लीट किया है। और अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? माइक्रोब्स इन वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। छोटा सा टॉपिक है, 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आमतौर पर 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है। आसान सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा ध्यान हमें देना है मेमोराइज करने के ऊपर, जिसके लिए हमने कई सारे फॉर्मूला, चार्ट और टेबल इस्तेमाल किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हाँ, एक बात और, जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है, अगर ऐसे कुछ पढ़ने वाले बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, आप ऐसे बच्चों को जानते हो, तो निश्चित रूप से उन तक मेरा वीडियो पहुंचाएं ताकि आखिरी व्यक्ति को एजुकेशन मिल सके। चलिए बात करते हैं माइक्रोब्स इन वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, माइक्रोब्स इन वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो चलिए बात कर रहे हैं अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इसमें कौन कौन सा कंटेंट एनसीईआरटी में है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट है जो एनसीईआरटी में। थोड़ा हम बात करें, देखो सबसे पहले अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सेकंड हो जाएगा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उसके बाद हो जाएगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। और उसके बाद हो जाएगा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। उसके बाद माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड फाइनली माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। गॉट इट माय पॉइंट? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है उसके बारे में बात कर लें। बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, मतलब जो बड़े आकार के एनिमल हैं और बड़े आकार के प्लांट हैं, उनके अलावा माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। एनसीईआरटी का पहला लाइन है कि बड़े साइज के एनिमल और प्लांट को छोड़कर जो स्मॉल माइक्रोब्स हैं वो भी हमारे अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर पार्ट हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर पार्ट है। अब थोड़ा सा हमें यह तय करने की जरूरत है कि माइक्रोब्स कहां कहां पाए जाते हैं। अब थोड़ा हम इस बारे में बात करें। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अच्छी तरह से याद रखना, सभी जगह माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडी एंड दैट ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट। मतलब जितना भी लोकेशन है, सभी लोकेशन पर माइक्रोब्स पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना। They are present even at site where no other life form could possibly exist. ये वहां भी पाए जाते हैं जहां पर कोई दूसरा लाइफ नहीं पाया जाता, जैसे गीजर के अंदर जहां टेम्परेचर एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके अलावा ये डीप सॉइल under the layer of snow several meter thick and in high acidic environment। अब सवाल इस बात का है कि किन किन चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, बीपी इन फेवर, ब्लड प्रेशर इन फेवर, मतलब ब्लड प्रेशर की कंडीशन अच्छी है, ब्लड प्रेशर फेवर में है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, इस फॉर्मूले का हम डिटेल देखें तो देखो अब सवाल इस बात का है कि कौन कौन से एनिमल हैं। इस बात को याद रखना, कौन कौन से एनिमल हैं जिन्हें हम शामिल करते हैं, किसमें, माइक्रोब्स में हम शामिल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है बीपी इन फेवर। सबसे पहले हमने किसको लिया, प्राइम्स।
दैट आर प्रोटीनियस इन्फेक्शन एजेंट। ये प्रोटीन से बना हुआ इन्फेक्शन एजेंट। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरस, बायरॉइड, बैक्टीरिया एंड मैनी फंगस एंड प्रोटोजोन्स। ये तमाम सारी कैटेगरी हैं जिनको मिला जुलाकर हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। इनमें से कई सारे हैं जिनको नेकेड आई, जिनकी कॉलोनी को नेकेड आई से देखा जा सकता है। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो इनके छोटे छोटे कल्चर हैं उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, उसका इस्तेमाल हम करते हैं इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हमारे जो घर के प्रोडक्ट, जो हमारे घर के प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ कॉमन प्रोडक्ट हैं जिनमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में, एंड टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज कर्डलिंग। कर्डलिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा चीज को बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जिनमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको बनाने में हमें माइक्रोब्स की जरूरत होती है। ठीक है, चलो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जहां हम डिस्कस कर रहे हैं वहां जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से कंटेंट हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है, एक फॉर्मूला यहां पर हमने इस्तेमाल किया है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? एफसीटी, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एफसीटी और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक फॉर्मूला हमने यहां पर इस्तेमाल किया है, एफसीटी और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहां पर एफ का मतलब क्या है? फर्मेंटेशन। ठीक है, एफ का मतलब फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? ब्रेड को बनाने में, डफ को बनाने में, और जो है ड्रिंक को बनाने में, और फूड को बनाने में। याद रखना हमारा फॉर्मूला है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। C2 है, तो इसमें पहला सी क्या है? कर्डलिंग, और दूसरा सी क्या है? चीज, और टी फॉर टॉडी। आखिर ये टॉडी क्या है? याद रखना ये एक साउथ इंडियन, अगर मैं टॉडी की बात करूं तो याद रखना ये एक साउथ इंडियन ड्रिंक है। ठीक है, तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला याद रखना, फर्मेंटेशन, कर्डलिंग, चीज एंड टॉडी। अब थोड़ा इनका हम डिटेल यहां डिस्कस करते हैं, डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरी सीरीज में सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डफ के बारे में। आखिर डफ का मतलब क्या होता है? डफ का मतलब होता है गुथा हुआ आटा। अब वो आटा भी हो सकता है, मैदा भी हो सकता है, या उससे मिलता जुलता कोई भी वस्तु, कोई भी गुथे हुए गुथा हुआ आटा या गुथा हुआ मैदा, जिसका जिसका इस्तेमाल हम करते हैं डोसा और इडली बनाने में। और बेसिकली इनको हम बनाते हैं फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन का। द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड्स such as dosa and idli is also fermented by bacteria. कौन सा बैक्टीरिया? Lactobacillus bacteria. The puffed up appearance of duff is due to the production of carbon dioxide. यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लगातार यहां से बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार यहां से बाहर निकलता है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकलता है तो उसकी वजह से इसका पफ्ड के जैसा अपीयरेंस हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, इसका इस्तेमाल किसमें होता है? ब्रेड के बनाने में होता है। इज फर्मेंटेड यूजिंग बाय बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। A number of traditional drink and food are also made by fermentation by the microbes. तो यहां हमने किसका इस्तेमाल किया? ईस्ट का इस्तेमाल किया, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी।
जबकि कर्डलिंग में हम किसका प्रयोग करेंगे? कर्डलिंग में हम इस्तेमाल करेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाए तो यहां पर एक चार्ट फॉर्म में हमने इस्तेमाल किया है द डफ which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria, and the puffed up appearance of duff is due to the production of carbon dioxide। ठीक है, फिर आ जाओ ब्रेड। Similarly, the duff which is used for making bread is fermented by baker's yeast Saccharomyces cerevisiae। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे ड्रिंक एंड फूड मटेरियल। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड foods are also made by fermentation by the microbes। got it my point? तो ये हमने बात कर लिया। अब थोड़ा सा बात कर लें कर्डलिंग बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria lab grow in milk and convert it to curd, right? A mechanism of curd formation during growth, the LAB मतलब lactobacillus bacteria produce acid which coagulate and partially digest the milk protein। ये क्या करते हैं? मिल्क प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन होता है मिल्क में? कैसीन। उसका पार्शियली उसका डाइजेशन करते हैं और उससे क्या होता है? मिल्क कर्डलिंग, इनसॉल्युबल हो जाता है मिल्क प्रोटीन और वो कर्ड में बदल जाता है। ठीक है, अच्छा आमतौर पर देखो हमारे घरों पे क्या करते हैं, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। आमतौर पर घर में महिलाएं क्या करती हैं? दही को जमाने के बाद उसका इस्तेमाल करने से पहले थोड़े से दही को अलग निकाल कर रख लेती है और उसका इस्तेमाल दूध में डालकर फिर दही जमाने में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा दही जो निकाल कर रखते हैं, साइंस के लैंग्वेज में से क्या कहते हैं? इनऑक्यूलम और स्टार्टर। बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? जामुन। और भारत के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बट टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज स्टार्टर और इनऑक्यूलम। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इस बात को दिमाग में अच्छी तरह सेट करके रखना है। ठीक है, तो चलो फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of LAB, which at suitable temperature multiply, thus convert milk to curd। ठीक है, फिर कर्डलिंग ऑल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। बेटा एक बात याद रखना, हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट किया है मेमोराइज फॉर्म में, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा बट कंटेंट वही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉइंट और देखना, इन आवर स्टमक टू लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब डिसीज पैदा करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनको रोकने में लैब का इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है हमारे स्टमक में भी। इस बात को अच्छी तरह से यहां पर याद रखना। ठीक है, फिर यहां पे आ जाओ। ठीक है, लैब ऑल्सो टेक पार्ट इन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, और ये पॉइंट यहां पर एडिशनल है, ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर थोड़ा सा बात कर लें किसके बारे में? चीज के बारे में। It is one of the oldest food item in which microbes were used. Different variety of cheeses are known by the characteristic texture, flavor and taste. The specificity coming from the microbes used. Bacterium name प्रोपियोनी बैक्टीरियम एज वेल एज सरमानी बैक्टीरियम, ये दो बैक्टीरियम का इस्तेमाल होता है और इनसे डिफरेंट टाइप का चीज बनता है। अब कौन कौन सा है? देखो मेनली दो तरह का चीज है जिसका एनसीईआरटी ने जिक्र किया है। सबसे पहला कौन सा है? स्विस चीज। द लार्ज होल इन दिस आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ बैक्टीरियम। स्विस चीज की खास बात क्या है? इसमें बड़े आकार के होल होते हैं
क्यों होते हैं बड़े आकार के होल? इस बात को याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दूसरा कौन सा है? रॉक फेड चीज। इट इज ripened by growing a specific fungi of them which give them a particular flavor। इसमें खास तरह का फंजाई बन जाता है, मोल्ड हो जा डेवलप हो जाता है, जिसके चलते खास तरह की खुशबू इसमें आती है। ठीक है। फिर टॉडी, याद रखना, अ ट्रेडिशनल drink of some part of southern India is made by fermenting sap from palm। पाम प्लांट से क्या लिया जाता है? पाम प्लांट से उनका सेप लिया जाता है, उनका जूस लिया जाता है, उनका लिक्विड लिया जाता है और उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, जिससे एक ड्रिंक बनाया जाता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हो तो नॉर्थ ईस्ट में ये बात याद रखना, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ये बात याद रखना कि बैम्बू से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बनाया जाता है। तो बैम्बू सूट का इस्तेमाल किया जाता है इंपॉर्टेंट चीजों को बनाने। तो बच्चों याद रखना, ये वो कॉमन प्रोडक्ट हैं जिनको सालों से हम लोग बनाते आ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल सालों से हम लोग कर रहे हैं और जिनके बनाने में माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोब्स का इस्तेमाल जिनको बनाने में किया जाता है। ठीक है। और सच बात यह है कि हमने साइंस में बहुत सारा तरक्की किया, लेकिन आज भी इनका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इस बात को निश्चित रूप से दिमाग में सेट करके रखने की जरूरत है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड वाला हमने पढ़ लिया। अब हमें बात करना है किसके बारे में? इंडस्ट्रियल के बारे में बात करना है, माइक्रोब्स। अब देखो, इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग। मानव के लिए जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, साइंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीजों को बनाने में। ठीक है। और उसको भी हम कैसे बनाते हैं? फर्मेंटेशन के लिए बनाते हैं। और इंडस्ट्रियल लेवल पर हमने एक लार्ज स्केल फर्मेंटर की जरूरत पड़ती है, एक लार्ज स्केल की मशीन की जरूरत फर्मेंटेशन के लिए पड़ती है। और ये मशीन क्या कहलाती है? ये कहलाती है फर्मेंटर्स। ये मशीन क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटर्स। ठीक है। अब उसके बाद याद रखना, अब इसमें देखो इंडस्ट्रियल स्केल पर क्या क्या हम बनाते हैं, इसका एक फॉर्मूला देख लें। एसिड एंड, मान लो कि एसिड खत्म हो गया, टोटल इसका डिटेल क्या रहेगा? एसिड एंड, तो A3 फॉर अल्कोहल एंटीबायोटिक एंड एसिड प्रोड्यूसर, C3 फॉर केमिकल्स क्लॉट बस्टर और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, I for immunosuppressor agent cyclosporin A and E for enzyme। Got it my point? इतने कंटेंट हम इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाते हैं, तो इनका हम थोड़ा सा जिक्र कर लें। सबसे पहले बात करेंगे फर्मेंटेड विवेरियस माइक्रोब्स, स्पेशली ईस्ट हैज बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और रम। मतलब हमें याद भी नहीं है कि ये वाइन वगैरह बनाने के लिए कितने सालों से हम ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी यूज फॉर bread making and commonly called brewer yeast is used for fermenting malted cereal and fruit juice to produce ethanol। मतलब जिस ईस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ब्रेड बनाने में, जिसे हम कॉमनली कहते हैं ब्रेयर्स ईस्ट, उसी ईस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं किसको बनाने में? फ्रूट जूस से या सीरियल से वाइन को बनाने में। ठीक है ना। फिर यहां से हम आगे बढ़े और अब देखो इस प्रोडक्शन, अब यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। रिक्वायर्ड माइक्रोब्स कौन सा है? ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रेयर्स ईस्ट is used for fermenting malted cereal and fruit juice to produce ethanol।
ठीक है। फिर एल्कोहलिक ड्रिंक, ये दो टाइप का होता है, एक वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर को कैसे बनाते हैं? डिस्टिलेशन के बगैर। ठीक है। और विस्की, ब्रांडी और रम को कैसे बनाते हैं? डिस्टिलेशन के बाद बनाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, किसके बाद बनाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंटीबायोटिक। अब सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि आखिर एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। अब देखो एक बात बच्चों याद रखना, एंटीबायोटिक का डिस्कवरी, एंटीबायोटिक का लार्ज स्केल पर सबसे ज्यादा कब इस्तेमाल हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और 20th सेंचुरी का ये सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है, जिससे हमने घाव को, ट्रोमा को, इन्फेक्शन से बचाने में सफलता प्राप्त की। किसने बनाया? ये फ्लेमिंग ने बनाया। और बनाया नहीं, बाय चांस ये बन गया। कैसे बन गया? फ्लेमिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक बैक्टीरियम के ऊपर, ठीक है, और उसको कल्चर कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी कल्चर डिश को लिया, जिसमें एक एक डिश जो काफी समय से रखी हुई थी, उसके ऊपर एक मोल्ड का डेवलपमेंट हुआ, पेनिसिलियम नोटेटम। और जब इस मोल्ड का डेवलपमेंट हुआ तो उस डिश पर बैक्टीरिया का कल्चर नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से फ्लेमिंग के मन में ये क्वेश्चन खड़ा हुआ, फ्लेमिंग के मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर इस डिस्क में ऐसी क्या बात है जो यहां बैक्टीरिया का कल्चर नहीं हो पा रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? और याद रखना बच्चों, यहीं से, इसी पॉइंट से, बच्चों अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, इसी पॉइंट से बैक्टीरिया का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है। बैक्ट सॉरी एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट इसी पॉइंट से शुरू होता है। बैक्टीरिया नहीं, मैं ऐसे क्या गया, एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट यहीं से शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, एंटीबायोटिक एक लैटिन टर्म है। एंटी मतलब एंटी, एंटी मीन्स अपोजिट, बायोटिक मीन्स ऑर्गेनिज्म, मतलब उन ऑर्गेनिज्म के अपोजिट जो ह्यूमन बीइंग को लॉस पहुंचाने का काम करते हैं, उनके अपोजिट, एंड इन द फेवर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमें इसके बारे में देखना है। और एंटीबायोटिक, antibiotic produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of 20th century. Anti is a Greek word that means against, and bio means life. Together they mean against life for pathogen but pro life for human being के फायदे के लिए और पैथोजन के एंटी। ठीक है। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। याद रखना, ये केमिकल सब्सटेंस जो कुछ माइक्रोब से बनते हैं और दूसरे माइक्रोब्स को रोकने का काम करते हैं। ठीक है। तो डिस्कवरी कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ड्यूरिंग वर्क ऑन बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकाई बाय चांस। ये डेवलपमेंट बाय चांस हुआ, इस बात को याद रखना। ऑब्टेन फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है कहां से मिला? पेनिसिलियम नोटेटम से। अच्छा, इसको खोजा भर था कि नोने फ्लेमिंग ने, फिर इसको दोबारा से इस पर काम कौन किया? अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे। Full potential as an effective antibiotic was established, but awarded the Nobel Prize in 1945. इन दोनों साइंटिस्ट को 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार। ठीक है। और ये इन्होंने, इसका याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका लार्ज स्केल पर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अनदर antibiotic have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as diphtheria, गलघोंटू, whooping cough, काली खांसी, प्लेग एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। इनको
रोकने में एंटीबायोटिक से बहुत बड़ी सहायता मिली है। फिर एसिड प्रोडक्शन में कौन कौन सा लगता है देखें। एसिडिक एसिड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है। और एसिडिक एसिड बनाने में ही एसिटोबैक्टर एसिटाई का भी इस्तेमाल होता है, जो कि बैक्टीरियम है। ब्यूटेरिक एसिड बनाने में क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम का इस्तेमाल होता है, जो कि बैक्टीरियम है। और इसी तरह से लैक्टिक एसिड बनाने में लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल होता है, जो कि एक बैक्टीरियम है। ठीक है, फिर हम बात करें माइक्रोब्स फॉर एंजाइम प्रोडक्शन, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइपेज के बारे में। यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। कपड़ों पर जो दाग धब्बे लग जाते हैं उनको मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट में। दूसरा पैक्टिनेज और प्रोटीएज, इनका इस्तेमाल होता है जो बॉटल्ड वो होता है फ्रूट जूस, इसमें इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल कौन से काम में होता है, फ्रूट जूस को क्लियर दिखाने में इसका इस्तेमाल होता है, इस बात को याद रखना। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई होता है। इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। इसका इस्तेमाल किसमें होता है, क्लॉट बस्टर में होता है। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफरेक्शन हुआ है, मतलब उसकी कोरोनरी आर्टरी या उसकी ब्रांच में डिपोजिशन हुआ है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, मतलब एंजाइना पैक्टोरिस वाला सीन है, जिसे हम कॉमनली कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो उसमें क्लॉट को डिसॉल्व करने में स्ट्रेप्टोकाइनेस का इस्तेमाल होता है। फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद बात करेंगे माइक्रोब्स आर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्शन के लिए। देखो इसमें एक मॉलिक्यूल याद रखना है, साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज यूज्ड इन एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। और ये कहां से मिलता है, फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये हमें मिलकर तैयार होता है। फिर एक लास्ट एग्जांपल, स्टेटिन एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इट एक्ट बाय completely inhibiting by enzyme responsible for synthesis of cholesterol, right? और ये कहां से मिलता है, ईस्ट मोनास्कस परपरेसिस। ठीक है, यहां से ये हमें मिलता है। तो बच्चों याद रखना। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लो कि किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, ईश्वर न चाहे कि ऐसी नौबत आए, अगर अल्कोहल का सेवन न करें तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर एक दिन में 4 या 5 लीटर पानी पीते रहें तो आपकी किडनी निश्चित रूप से हमेशा हेल्दी रहेगी। गॉट इट माय पॉइंट? तो इन ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन की नौबत ही नहीं आएगी। गॉट इट माय पॉइंट? अच्छा, एक बात मैं आपके जैसे बच्चों को और बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग बॉडी बिल्डिंग करते हो, बहुत सारे बच्चे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग के दौरान बहुत सारे बच्चे स्टीरॉयडल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं 4 पैक 6 पैक 5 पैक बनाने के लिए। तो बेहतर है कि आप नेचुरल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, इस तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट आपके पास हैं। अगर आपको प्रोटीन की जरूरत है तो एक दिन में 5 या 6 कटोरी, 5 या 6 बाउल, 5 या 6 बाउल दाल पीने से आप प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। 5 या 6 बाउल प्रोटीन का आप उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? तो उसके अलावा सोयाबीन का इस्तेमाल भी आप करके प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए फिर भी अगर नौबत आती है, मान लीजिए नौबत आती है, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना होता है,
तो ऐसे में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन के साथ हमेशा फॉरेन बॉडी के जैसा बिहेव करता है। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला मेडिसिन लेना होता है, साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरे मेडिसिन लेने होते हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और जो इम्प्लांटेड ऑर्गन है वो डैमेज नहीं हो पाता। गॉट इट माय पॉइंट? कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सो आज के लिए इतना काफी है, इसको अच्छी तरह से याद करें, तैयार करें। ओके, ऑल द बेस्ट। दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। आपकी तैयारी तक मैं आपकी तैयारी में भागीदार रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।